सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके DELED 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। 2019 में क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। जब आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। और इसके अलावा आप लोग जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो तो आप देखते हो कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। आपको पेपर सॉल्व करने के बाद और कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर आपकी तैयारी अच्छी है। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना, कम से कम 5 ईयर यानी कि 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को आप लोग जरूर सॉल्व करिए। हर एक विषय का मैंने सॉल्व करवा दिया है और आपको हर एक विषय की मास्टर वीडियो मिल गई होगी जिसमें पूरा विषय एक ही वीडियो में पढ़ा दिया गया है। आप लोग मास्टर वीडियोस को जरूर देखिए अगर आप सभी लोग चाहते हैं एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर लाना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको मास्टर वीडियो की लिंक मिल जाएगी 8 के 8 सब्जेक्ट की। अब दोस्तों चलिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे। बहुविकल्पी क्वेश्चन टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पी, फिर 15 क्वेश्चन अतिलघुत्तरी होते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये 50 नंबर का पेपर है, 2 घंटे आपको सॉल्व करने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। दोस्तों, भौतिक संसाधन स्कूल में कौन कौन से संसाधन होते हैं? 3, भौतिक, मानवीय और वित्तीय संसाधन, या फिर मानवीय, भौतिक और वित्तीय संसाधन। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि स्कूल की बिल्डिंग से लेकर के स्कूल में जो चीजें आपको निर्जीव चीजें जितनी भी दिखाई देती हैं स्कूल में, निर्जीव का मतलब स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल में क्या क्या चीजें हैं, बेंच है, इसके अलावा ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, कार्यालय है, अलग अलग स्टाफ रूम है, कक्षा कक्ष है, उसमें सजावट है, ये सभी चीजें क्या आएंगी? ये सभी चीजें किसके अंतर्गत? भौतिक संसाधन के अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा जो शौचालय है, किचन है, ये सभी चीजें, मल्टीपल हैंड वॉश, नलकूप की सुविधा, स्कूल का जो प्लेग्राउंड है, ये सभी चीजें भौतिक संसाधन के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो विद्यालय भवन है ये क्या हो गया? भौतिक संसाधन हो गया। और जो मानवीय संसाधन है इनमें शिक्षक, छात्र और समुदाय आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला होती है शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला या म्यूजियम। तो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला होती है विद्यालय की पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 3 है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। समस्या समाधान, कोई भी समस्या समाधान करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें निर्णय लेना पड़ता है कि हमें इस समस्या से बाहर निकलना है। जब आपने इतना सोच लिया तो सारी चीजें आगे आसान हो जाती हैं। तो समस्या समाधान का जो प्रमुख अंग होता है वो होता है निर्णयन प्रक्रिया, यानी कि निर्णय लेना। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानवीय प्रबंधन के कौन कौन से घटक हैं? तो मानवीय प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक, छात्र और समुदाय आता है। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही जाएगा। बाकी स्कूल में फर्नीचर, पुस्तकालय, विद्यालय भवन, स्टाफ रूम, किचन, शौचालय, नलकूप, ये सब किस में आते हैं? ये सब भौतिक संसाधन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, समय सारणी को कहा जाता है। विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन, घंटा या अध्ययन। तो राइट आंसर है विद्यालय की दूसरी घड़ी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो विद्यालय में जो अभिलेख होते हैं दोस्तों, इनका जो मुख्य उद्देश्य ये होता है, जो आवश्यक सूचनाएं हैं उनका रख रखाव करना विद्यालय में। जैसे कि विद्यालय में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, कितने साल से बच्चों का एडमिशन हो रहा है, कब से स्कूल चल रहा है, तब से प्रवेश पंजिका में जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया हो सबका नाम दर्ज होना चाहिए। तो ये क्या होता है? रिकॉर्ड होते हैं जो आगे चल करके हमें जरूरत पड़ सकती है इनकी कभी भी। इसके अलावा विद्यालय में MDM पंजिका होती है, पत्र व्यवहार पंजिका होती है, ये सभी चीजें क्या है। इसके अलावा आपको पता है कि विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका होती है, अध्यापक उपस्थिति पंजिका होती है, लॉग बुक होती है। इन सभी का रख रखाव करना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी स्कूल में आता है तो उसको हम सूचनाओं को दे पाए, सही सही सूचनाओं को। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोठारी कमीशन ने राष्ट्र निर्माण की संज्ञा किसे दी है? 1964 से लेकर के 1966 तक कोठारी कमीशन ने अपने सुझाव दिए थे और इसमें उन्होंने राष्ट्र निर्माण की संज्ञा दी थी शिक्षकों को, यानी कि ऑप्शन सा जो है अध्यापकों को, ये राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना, सामान्य निर्देश देना, कक्षा कक्ष का निरीक्षण या अनुदानों की अपव्यय का निरीक्षण। दोस्तों जो शैक्षिक पर्यवेक्षण होता है इसमें शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना, यही इनका उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राज्य शिक्षा संस्थान है प्रयागराज इलाहाबाद में। ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक नहीं है। तो विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक क्या है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षक अभिभावक का सहयोग मिलना। ये क्या है? आवश्यक है या सहायक है। और दंड की अधिकता, यह बिल्कुल सहायक नहीं है अनुशासन स्थापित करने में, बच्चे इससे और उदंड हो जाएंगे। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। वैसे भी कभी कहीं पर भी बच्चों को दंड देना अलाउ नहीं है। मनोविज्ञान में आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको पता है कि बच्चों से कोई भी काम, बच्चों को हमें दंड नहीं देना है, बच्चों की पिटाई नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य हिंदी संस्थान बनारस यानी कि वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका, जब भी महत्वपूर्ण शब्द लिख करके आएगा या मुख्य भूमिका लिख कर आएगा तो राइट आंसर होगा प्रधानाध्यापक। अगर ये महत्वपूर्ण और मुख्य हट जाए, केवल विद्यालय प्रबंधन में भूमिका होती है दे, तो ये तीनों सही होंगे। प्रधानाध्यापक भी, शिक्षक भी, छात्र भी, सब सही होंगे। ठीक है, सबके सब सही होंगे। लेकिन अगर महत्वपूर्ण और मुख्य लिख करके आएगा तो ऑप्शन प्रधानाध्यापक ही सही होंगे। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज थे। इस क्वेश्चन को जहां भी आया है मैंने बताया है, जब भी विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका या मुख्य भूमिका अगर आएगा तो प्रधानाध्यापक ही राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? दंड, पुरस्कार, प्रशासन या अनुशासन। तो शैक्षिक प्रबंधन का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है वो होता है, दोस्तों शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ होता है प्रशासन करना यानी कि प्रबंधन करना। तो इसका महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण पक्ष होता है अनुशासन बनाए रखना। क्योंकि शिक्षा में, शिक्षा के प्रबंधन में, शैक्षिक प्रबंधन में या प्रशासन में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है वो होता है अनुशासन। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया, बच्चों को हम पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराते हैं, इसके अंतर्गत बच्चों को अभिनय कराते हैं, खेल कूद कराते हैं, बच्चों से निबंध लिखवाते हैं। इसके अलावा निबंध प्रतियोगिता के अलावा बच्चों से वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता भी हम कराते हैं। तो जो वाद विवाद प्रतियोगिता है इससे तर्क करने की शक्ति बढ़ती है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं जागरूकता से, कुप्रबंधन से, कड़ाई से या अधिक सुविधाओं से। भगदड़ जैसी आपदाएं तभी होती हैं जब सही से प्रबंधन ना किया गया हो यानी कि मैनेजमेंट खराब हो। तो ऑप्शन बा जो है कुप्रबंधन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है कुशल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो कुशल प्रबंधन का मतलब होता है किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही कुशल प्रबंधन कहलाती है। यानी कि जो कुशल प्रबंधन होता है इसमें हम हमारे पास जो भी कर्मचारी मौजूद है हमारी संस्था में, उनके द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक कार्य को संपन्न कराने की प्रक्रिया ही क्या होती है? कुशल प्रबंधन होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है संस्थागत नियोजन से आपका क्या आशय है? दोस्तों देखिए, संस्थागत नियोजन किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी। संस्थागत नियोजन आप सिंपली समझिए, यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, आपको इतना समझना है कि किसी भी संस्था में जो संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, इसके अलावा जो संसाधन हमें प्राप्त हो रहे हैं, उनकी सहायता से हम कैसे अपने संस्थान के लिए बेहतर कर सकते हैं, यानी कि बेहतर योजना बना सकते हैं, और किस तरीके से हम अपने स्कूल को, अपने संस्थान को हर तरीके से सुविधाओं से लैस कर सकते हैं, जिससे जो शिक्षार्थी पढ़ रहे हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं विद्यालय में, उनको अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो पाए, शिक्षकों को पढ़ाने में आसानी हो जाए। जैसे कि अगर हमारे विद्यालय में संसाधन है तो हम संसाधनों की मदद से, अगर वित्तीय संसाधन भी मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो हम स्कूल में कंप्यूटर की व्यवस्था कर सकते हैं। कंप्यूटर रहेगा
प्रोजेक्टर रहेगा तो बच्चों को पढ़ाने में क्या होगी और आसानी होगी। इस तरीके से अगर स्कूल में बेंच नहीं है तो हम आगामी 6 महीने, 1 साल, 2 साल में इनकी व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, इसकी योजना हम संस्था में बनाते हैं। तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? संस्थागत नियोजन के अंतर्गत आती हैं। यानी कि स्कूल के लिए हम क्या करते हैं? योजनाएं बनाते हैं स्कूल के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, लर्निंग कॉर्नर के उद्देश्य बताइए। दोस्तों, लर्निंग कॉर्नर को हम कहते हैं हिंदी में सीखने का कोना। यहाँ पर बच्चे विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियां सीखते हैं और यहाँ पर बच्चे खुद से सीखते हैं, यानी कि बच्चे खुद करके खुद सीखते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे उनके अंदर आत्मविश्वास आता है। इसके अलावा कुछ जब बच्चा जब खुद करके सीखता है तो वह सीखी हुई चीज उसे काफी समय तक याद रहती है, वह भूलती नहीं है जल्दी। तो इस तरीके से जो लर्निंग कॉर्नर होता है यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है विद्यालय में। तो लर्निंग कॉर्नर क्या होता है? अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको क्या बताना है? लर्निंग कॉर्नर को हम सीखने का कोना के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पर बच्चे विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, समय सारणी के 2 महत्व बताइए। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं समय सारणी के 2 महत्व क्या क्या हैं। देखिए, समय सारणी के 2 महत्व में यहाँ पर आप देखिए, पहला है समय सारणी के द्वारा स्कूल में कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, इसका ज्ञान होता है। यानी कि विद्यालय में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं ये पता चलता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा विद्यालय में कितने अध्यापक है, विद्यालय में कितने टीचर्स हैं, उसी के अनुसार समय सारणी बनती है। कितने टीचर हैं, कौन सा अध्यापक कौन सा विषय पढ़ाते हैं, यह सब पता चल जाता है समय सारणी की मदद से, यानी कि टाइम टेबल की मदद से। क्वेश्चन नंबर 20 है, शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। देखिए, उपलब्ध संसाधनों का दक्षता पूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि उपलब्ध संसाधनों का दक्षता पूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करना, यानी कि हमारे विद्यालय में जो भी संसाधन मौजूद हैं हमें उनका इस तरीके से प्रयोग करना है जिससे जो विद्यालय है वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए, यानी कि जो भी विकास के लिए योजनाएं बनाई गई हैं उन सभी का सही समय पर उन सभी लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें। दोस्तों देखिए, अचानक होने वाली एक विध्वंसकारी घटना जिससे व्यापक जान माल की क्षति होती है, उस आपदा के कारण होने वाली हानि को कम करना और आने वाली आपदा से बचाव में किए जाने वाले प्रबंधन को ही क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो इस तरीके से आपदा कौन कौन सी आपदाएं होती हैं आपको पता है? आपदाएं 2 प्रकार की होती है, एक मानवीकृत होती है और दूसरी होती है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक आपदाओं में आपको पता है भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी है, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो इनमें क्या होता है? बहुत अधिक जान माल की क्या होती है? हानि होती है और इसके अलावा इनसे बहुत सारी क्षति हो जाती है जिसकी पूर्ति करना इतना आसान नहीं होता है। तो हम इन आपदाओं से कैसे बच सकते हैं, कैसे इनके बचाव के लिए कौन कौन से काम हम कर सकते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्राम शिक्षा समिति का कोई एक कार्य बताइए। तो ग्राम शिक्षा समिति क्या क्या कार्य करती है? प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना, नियंत्रण एवं योजना प्रारूप बनाना, यानी कि ग्राम में अगर विद्यालय नहीं है तो ग्राम में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करवाना, उसका नियंत्रण और उसके लिए योजना प्रारूप बनाना। इसके अलावा भवन निर्माण एवं अन्य प्रगति योजनाओं के विषय में जिला पंचायत को परामर्श देना। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो विद्यालय नहीं आ रहे हैं उन्हें विद्यालय में लाकर उनका एडमिशन करवाना, उनका नामांकन करवाना। इसके अलावा दोस्तों, जो ग्राम शिक्षा समिति है इसमें विद्यालय के लिए योजना भी बनाई जाती है और विद्यालय में जिन भी संसाधनों की कमी है उनकी कमी को दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अभिलेख से आपका क्या आशय है? अभिलेख से आपका क्या आशय है? ऐसा दस्तावेज जो अति महत्वपूर्ण लिखित जानकारी को समेटे हुए हो तथा जिस पर लिखित सूचना बहुत महत्व रखती हो उसे हम अभिलेख कहते हैं। यानी कि एक ऐसा दस्तावेज होता है अभिलेख जो अति महत्वपूर्ण लिखित जानकारी को क्या करता है? अपने अंदर समेटे हुए होता है तथा जिस पर लिखित सूचना बहुत महत्व रखती है। जैसे कि विद्यालय में बहुत सारे अभिलेख होते हैं, आपको पता है वित्तीय अभिलेख भी होते हैं, शिक्षकों से संबंधित अभिलेख होते हैं, इसके अलावा छात्रों से संबंधित बहुत सारे अभिलेख होते हैं। तो इनमें हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करके रखते हैं।
तो इनको हम कैसे रखते हैं, लिखित रूप में रखते हैं ना, तो इन जानकारियों को हम लिखित रूप में रखते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हम अभिलेख कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, एनसीटी का पूरा नाम क्या है। तो एनसीटी का पूरा नाम हम सभी को पता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो नेशनल काउंसिल, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इस तरीके से ये एनसीटी का पूरा नाम है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के जो टोटल विभाग होते हैं वो होते हैं 7 विभाग। इसमें देखिए संस्थान के विभागों के नाम लिखिए, तो 7 विभाग होते हैं, इनको मैं आपको बता दे रही हूँ। पहला है सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, फिर है उसके बाद कार्य अनुभव विभाग, फिर है जिला संसाधन इकाई, इसके बाद सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, फिर है पाठ्यक्रम सामग्री विकास तथा मूल्यांकन विभाग, और दोस्तों इसके बाद है शैक्षिक तकनीकी विभाग, और लास्ट में है नियोजन एवं प्रबंधन विभाग। टोटल 7 विभाग होते हैं किसके, डायट के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मानवीय संसाधनों से आपका क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 27, मानवीय संसाधनों से आपका क्या आशय है। तो मानवीय संसाधन में कौन कौन आता है, शिक्षक, छात्र और समुदाय आते हैं। तो देखिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। किसी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में उसकी शिक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षक बालक को सही दिशा देकर उसके ज्ञान वर्धन के साथ उसे मानवीय प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करता है। अतः यह जरूरी है कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, वह प्रशिक्षित हो और एवं वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि के साथ साथ बच्चों में भी व्यक्तिगत रुचि ले। इसके बाद बच्चे आते हैं। तो बच्चे हमारी शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्य हैं, अतः बच्चों के समग्र नामांकन एवं ठहराव को ध्यान में रखना हमारा लक्ष्य है और उन्हें समय की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। फिर आता है समुदाय। समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संस्था है या बड़ी संस्था है या बड़ी समस्या है। समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। यदि विद्यालय को समुदाय का सहयोग प्राप्त हो तो विद्यालय और बच्चों से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है, जैसे कि समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना और उसकी आख्या रखना, समुदाय के किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भ्रमण में सहयोग लेना आदि। यानी कि जो आसपास के लोग हैं अगर वो भी विद्यालय में सहयोग कर देते हैं तो इससे क्या होता है, विद्यालय और अच्छे से प्रगति करता है। तो मानवीय संसाधन में कौन आएगा, शिक्षक, छात्र और समुदाय, और कहीं कहीं समुदाय की जगह पर अभिभावक भी लिखेगा तो वो भी गलत नहीं है, सही है, ठीक है। ये 3 लोग आते हैं, तो यही 3 लोग आते हैं मानवीय संसाधन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 28 है, अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य बताइए। तो अभिभावक शिक्षक संघ के प्रमुख उद्देश्यों में देखिए, अभिभावक को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, इसके अलावा विद्यालय एवं अभिभावक के बीच की दूरी को समाप्त करना और नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना। और अभिभावक शिक्षक संघ के उद्देश्य ये भी होते हैं कि अभिभावक आकर के विद्यालय में अपने पाल्यों के बारे में जानकारी दें कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ और किस किस चीज में रुचि लेता है और उसके अंदर क्या टैलेंट है, वह बड़ों की आज्ञा का पालन करता है या नहीं करता है, क्योंकि शिक्षक घर पर तो जाकर के देख नहीं सकते कि बच्चा घर पर क्या करता है। तो ये सब जानकारी उन्हें कौन देगा, उनके पेरेंट्स देंगे। तो इसीलिए शिक्षक अभिभावक संघ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है विद्यालय में। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं का नाम लिखिए। तो आपको पता है भूकंप है, इसके अलावा बाढ़ है, इसके अलावा सुनामी है, इसके अलावा दोस्तों सूखा भी है। सूखा भी क्या है, एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा है। इसके अलावा चक्रवात भी लिख सकते हो आप, और बादल फटना, ये सब क्या है, ये सब है आपकी प्राकृतिक आपदाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों यहाँ पर देखिए, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है। तो विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का अत्यंत महत्व है। आप देखिए ये 2019 का पेपर मैं सॉल्व करा रही हूँ, 2018 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है। देखिए विज्ञान शिक्षण बिना प्रयोगशाला के संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करके ही तथ्यों के सत्य को जाना जाता है। अतः विज्ञान विषय में प्रयोगशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे फिजिक्स हो, रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, तीनों में ही प्रयोगशाला का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। बिना प्रयोगशाला के हम बच्चों को सही से विज्ञान विषय नहीं सिखा सकते हैं, विज्ञान विषय को नहीं पढ़ा सकते हैं। तो प्रयोगशाला का अपने आप में बहुत महत्व होता है।
दोस्तों यहाँ पर आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब यहाँ से देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 है, विद्यालय प्रबंधन में किसकी किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी किसकी भूमिका होती है, स्पष्ट कीजिए। विद्यालय प्रबंधन में किसकी किसकी भूमिका होती है, स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको बताया था जब भी एग्जाम में पूछेगा विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो आप क्या लिखोगे, प्रधानाध्यापक। और अगर इस तरीके से पूछता है कि विद्यालय प्रबंधन में किसकी भूमिका होती है, तो विद्यालय प्रबंधन में दोस्तों मुख्य रूप से अध्यापकों की, यानी कि अध्यापक के अंदर आप प्रधानाध्यापक को भी इंक्लूड कर लीजिए। अध्यापक, फिर उसके बाद छात्र, फिर उसके बाद समुदाय, ये तीनों मिल करके ही विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी के अपने क्या होते हैं, अधिकार होते हैं, सभी के अपने कर्तव्य होते हैं। और आपको पता है कि विद्यालय में प्रबंधन, यानी कि विद्यालय में प्रबंधन, विद्यालय में अनुशासन तभी स्थापित हो सकता है जब शिक्षक भी सहयोग करें, बच्चे भी सहयोग करें और समुदाय भी सहयोग करे, आसपास के लोग भी सहयोग करें। क्योंकि आपको पता है अगर एक क्लास में 40 बच्चे बैठ रहे हैं, तो 40 के 40 बच्चे अगर सबके सब शोर करने लगे, सबके सब अनुशासनहीनता करने लगे, तो शिक्षक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अनुशासन बच्चों के अंदर भी हो, शिक्षकों के अंदर भी हो, और जो विद्यालय का वातावरण हो वह अनुशासन से युक्त। अनुशासन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है विद्यालय में। तो इसलिए विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक, छात्र और समुदाय तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्यालय और समुदाय के संबंधों को स्पष्ट करिए। विद्यालय और समुदाय, विद्यालय और उसके आसपास के लोग, यानी कि आसपास के लोगों में कौन कौन आता है विद्यालय में, उन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावक हो गए, इसके अलावा ग्राम प्रधान हो गए, और आसपास के ऐसे लोग जो विद्यालय में अब स्वेच्छा से कुछ दान करना चाहें, या बच्चों का, जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो आकर के बच्चों का स्वास्थ्य का परीक्षण कर सकते हैं, और जिस बच्चे को कोई समस्या है उसको दवा दे सकते हैं, या फिर उसका इलाज करा सकते हैं, तो या उसका इलाज कर सकते हैं, उसके लिए दवाएं मंगा सकते हैं। तो इस तरीके से विद्यालय और समुदाय का बहुत घनिष्ठ संबंध है। अगर इस तरीके से समुदाय भी बढ़ चढ़ के सहयोग करे विद्यालय का, तो विद्यालय बहुत जल्दी सिर्फ और सिर्फ जिले में नहीं बल्कि देश और प्रदेश स्तर पर भी नाम कमा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रमुख विद्यालय अभिलेखों का वर्णन करिए। तो दोस्तों जो विद्यालय होता है उसमें मुख्य रूप से 5 प्रकार के अभिलेख होते हैं। दोस्तों इनमें आप देखिए प्रमुख रूप से होते हैं सामान्य अभिलेख, जिनमें लॉग बुक आता है, अभिभावक शिक्षक संघ पंजिका आती है, और दूसरा होता है अध्यापकों से संबंधित अभिलेख, इसमें उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका आती है। फिर आते हैं छात्रों से संबंधित अभिलेख, इसमें छात्र उपस्थिति पंजिका, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र आदि। फिर इसके बाद उपकरण संबंधित अभिलेख होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखिए खेलकूद संबंधी स्टॉक के सामान और जारी करने का रजिस्टर होता है, और वित्तीय अभिलेखों में दैनिक रोकड़ बही होती है, यानी कि डेली कैश बुक होती है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, प्रमुख विद्यालय अभिलेखों का वर्णन करिए। तो प्रमुख अभिलेखों में आता है लॉग बुक। लॉग बुक एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विद्यालय की डायरी होती है। इसमें विद्यालय की विशेष घटनाओं, योजनाओं, नवीन पाठ्य पुस्तकों, विद्यालय के कार्य के घंटों, आने वाले तथा जाने वाले लोगों की सूचनाओं का विवरण इसमें दिया रहता है, और कोई विद्यालय में अगर निरीक्षण करने आया है तो उसकी भी जानकारी इसमें होती है। इसके अलावा छात्र उपस्थिति रजिस्टर, प्रतिदिन बच्चों की हाजिरी इसमें लगती है। प्रवेश रजिस्टर होता है, इसमें बच्चे का नाम, उसकी क्रम संख्या, उसके पिता का नाम, माता का नाम, व्यवसाय, पता, प्रवेश पाने वाली कक्षा, सभी के बारे में डिटेल से लिखा होता है प्रवेश पंजिका में। इसके बाद देखिए अध्यापक डायरी होती है। अध्यापक की दैनिक उसके लिए एक मानचित्र के समान होती है दोस्तों, क्योंकि यह उसके कार्यों की क्या होती है, रूपरेखा होती है। इसमें अध्यापक की वार्षिक तथा दैनिक क्रियाओं का विवरण लिखा रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर है अगला क्वेश्चन, पाठ्य सहगामी किस प्रकार बालक के विकास में उपयोगी होता है, स्पष्ट कीजिए। तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आते हैं, खेल कूद। खेल कूद का मतलब है बच्चा फुटबॉल खेलने में अच्छा है, हॉकी में अच्छा है, क्रिकेट में अच्छा है, बैडमिंटन में अच्छा, क्या अच्छा खेलता है, किस खेल में अच्छा है। इसके अलावा अभिनय करता है या नहीं करता है, मतलब उसको एक्टिंग करने में रुचि है कि नहीं, बच्चा गाने में अच्छा है या बच्चा नृत्य करने में अच्छा है, या फिर बच्चा कोई वाद्य यंत्र अच्छा बजाता है। तो ये सभी क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, यानी कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही ना लगा रहे, वो और भी गतिविधियां सीखे, और भी चीजें करे। तो इस तरीके से जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है बालक के सर्वांगीण विकास में बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, अच्छी समय सारणी विद्यालय के विविध कार्य संचालन का सच्चा प्रतिबिंब है, स्पष्ट करिए। दोस्तों जब विद्यालय में समय सारणी के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है, कौन से विषय को कौन से टीचर पढ़ाएंगे
और कौन सा विषय किस पीरियड में चलेगा। तो इससे क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये है, जब टीचर्स ये डिसाइड कर देंगे प्रधानाध्यापक कौन सा टीचर किस क्लास में क्या विषय पढ़ाएगा, तो उससे ये फायदा होता है कि वह उसी टीचर की ड्यूटी उस क्लास में लगाएंगे जिस जो विषय उस टीचर को बेहतर तरीके से आता होगा। अगर साइंस का टीचर है तो उसको साइंस की क्लास में ही भेजेंगे, तो अगर मैथ का टीचर है तो मैथ की क्लास में भेजेंगे, जिससे बच्चों को वो अच्छे से पढ़ा सके अपने विषय को और उनका सही से मार्गदर्शन कर पाए। तो इसलिए जो समय सारणी होती है यह विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद कुशल शिक्षक के गुणों का वर्णन करिए। एक कुशल शिक्षक क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहले शिक्षक के का जो सबसे पहला गुण है वो यही होता है कि वह अपने विषय का ज्ञाता हो, यानी कि अपने विषय के बारे में वह अच्छे से जानता हो। और इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि उसे मनोविज्ञान की जानकारी हो, उसने बाल मनोविज्ञान पढ़ा हो। क्योंकि अगर आपने बाल में मनोविज्ञान नहीं पढ़ा है तो आप बच्चों के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, बच्चा आपसे क्या कहना चाह रहा है, बच्चे की क्या कमियां हैं, आप जान ही नहीं पाएंगे। तो वह क्या हो, वह बाल मनोविज्ञान को अच्छे से पढ़ा हुआ हो, इसके अलावा उसे अच्छे से ज्ञान हो और व्यवहारिक रूप से ज्ञान हो, केवल किताबी रूप से नहीं। इसके अलावा शिक्षक के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो छात्र, जिससे बोलने में छात्र डरे ना, यानी कि वह अपनी बातों को खुल करके शिक्षक के समक्ष कह पाए। तो ये सब क्या है, एक कुशल शिक्षक की विशेषताएं हैं। फिर है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के कार्यों को बताइए। दोस्तों, जो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश है जो कि प्रयागराज में स्थित है, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, आपको पता है। आचार्य नरेंद्र देव समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें आपको पता है, इसमें मुख्य रूप से शोध के कार्य होते हैं, यानी कि इसमें शोध कार्य भी होते हैं। इसमें जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा होती है उसका प्रश्न पत्र भी बनता है। मनोविज्ञान शाला में जो छात्र हैं उनको उनके करियर के लिए या फिर ये कहें कि भविष्य के लिए यहाँ पर उनको सलाह मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके अलावा निर्देशन भी उन्हें प्राप्त होता है कि आगे भविष्य में क्या करना है, कौन सा विषय में बच्चा खराब है उसको कैसे वो अच्छा बना सकता है। इन सभी के बारे में बच्चों को यहाँ पर जानकारी दी जाती है। फिर है पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की भूमिका में अंतर को स्पष्ट करिए। दोस्तों, जो पर्यवेक्षण होता है ये होता है सुपरविजन। सुपरविजन में मुख्य रूप से कोई विद्यालय में आता है आपके, तो वह आपकी समस्याओं को सुनता है, आपकी समस्याओं को सुनता है, उस पर आपको क्या करता है, उस पर आपको मुख्य रूप से आपको कुछ सुझाव भी दे सकता है। लेकिन जो निरीक्षण होता है, निरीक्षण में आपने क्या क्या सुधार किए हैं, इसका बारीकी से इसकी क्या गहन जांच होती है कि आपने विद्यालय में क्या क्या सुधार किए हैं। जो पर्यवेक्षण हुआ था उस पर्यवेक्षण के अकॉर्डिंग आपने कुछ सुधार किया है या नहीं किया है। ठीक है। इसके बाद देखिए, कक्षा में अनुशासनहीनता के निवारण हेतु आप अपना विचार दीजिए। तो अनुशासनहीनता ना हो इसके लिए शिक्षक को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि अनुशासनहीनता कक्षा में ना हो। अनुशासनहीनता अक्सर तभी होती है जब बच्चे किसी विषय को पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं। जैसे कि कोई विषय शिक्षक पढ़ा रहे हैं, 2-4 बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिनको कोई रुचि ही नहीं है उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, तो शिक्षक को ये कोशिश करनी है कि कैसे ये बच्चे भी इस चैप्टर को या इस पाठ को पढ़ने में रुचि लें या इस सब्जेक्ट में रुचि लें। यह एक शिक्षक ही कर सकता है और शिक्षक ही क्लास में अनुशासन को बना करके रखता है। तो इसीलिए शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि कौन कौन सी विधियां वह अपनाए जिससे जो क्लास में अनुशासन है वह बना रहे। तो इसके लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं, शिक्षक बच्चों को जब पाठ पढ़ा रहे हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, बीच बीच में क्वेश्चन पूछना चाहिए बच्चों से। इसके अलावा बच्चों को भी कुछ कार्य देना चाहिए करने के लिए, ये नहीं कि खुद चैप्टर पढ़ा दिया फिर उसके बाद उनको ढेर सारे क्वेश्चन दे दिए, फिर वो क्वेश्चन वो बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये शिक्षक देख नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से क्लास में अनुशासनहीनता होती है। तो बहुत जरूरी है, अगर आप बच्चों को काम दे रहे हैं तो बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये सही से देखना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए कक्षा में अनुशासन तभी बना रहेगा जब आप हमेशा हर टाइम क्या रहोगे, चौकन्ने रहोगे, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है सभी पर आपकी निगाह रहेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्राम शिक्षा समिति के कौन कौन से सदस्य होते हैं, उनके कार्यों को स्पष्ट करिए। दोस्तों, ग्राम शिक्षा समिति में आपको पता टोटल कितने सदस्य होते हैं, 5 होते हैं। इनमें पहला जो है वो होता है ग्राम प्रधान। इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है क्लास में, मास्टर वीडियो में भी मैंने पूरी एक ही वीडियो में पूरा विषय आपको खत्म कर दिया है ये, और बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने वीडियो को देखा भी है। जिस भी प्रशिक्षु ने 8 के 8 वीडियो को नहीं देखा मास्टर क्लास की, आप देख लीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में मैंने पूरा विषय खत्म कर दिया है। इस तरीके से आप अगर पढ़ोगे 8 के 8 विषयों की एक एक वीडियोस को
तो आपके वो सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अब ग्राम शिक्षा समिति में अध्यक्ष हो गया ग्राम प्रधान, इसके बाद प्रधानाध्यापक होता है सचिव, इसके बाद होते हैं 3 अभिभावक। क्या होते हैं? 3 अभिभावक। 3 अभिभावकों में एक महिला अभिभावक का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है? एक महिला अभिभावक और 2 पुरुष, तो कम से कम 3 अभिभावकों में से एक महिला का होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो ये हो गए सदस्य, यानी कि कितने सदस्य हो गए? 5 सदस्य हो गए। अब यहाँ पर क्या होता है? ग्राम शिक्षा समिति में काम क्या होता है? विद्यालय की स्थापना, नियंत्रण और उसमें जो कमी है उसको दूर करना। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो नामांकन, जिनका विद्यालय में नामांकन नहीं है, उनको विद्यालय में नामांकित कराना, यानी कि उनका एडमिशन कराना। इसके अलावा दोस्तों जो ग्राम शिक्षा समिति होती है, यह विद्यालय में जो संसाधन नहीं मौजूद है, किस तरीके से, कैसे उन संसाधनों को विद्यालय में लाया जाए। विद्यालय में जो सुविधाएं नहीं है, विद्यालय में अगर टाइल्स नहीं लगा है या फिर विद्यालय में बिजली नहीं है, तो कैसे उसकी व्यवस्था की जाए। इन सभी का डिसीजन कहाँ पर होता है? ग्राम शिक्षा समिति में। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये पूरा पेपर खत्म होता है 2019 का। उम्मीद करती हूँ कि ये पेपर आपको समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से किए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी आप हमसे बताते रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको 8 के 8 विषयों के मास्टर क्लास की लिंक मिल जाएगी, आपको पवन सीरीज, राजन सीरीज की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा 5 साल के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा कर सकते हो अगर आप चाहो तो आपको यहाँ पर बेहतर तैयारी कराई जा रही है। और लगातार दोस्तों आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में भी हमसे पढ़ा था और आप सभी ने बहुत अच्छा स्कोर किया था। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इसी चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को देखते रहेंगे, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी आप हमसे बताते रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हर एक विषय की, यानी कि नोट चाहिए, तो आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेस्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप में अगर आप कोई वीडियो देखोगे तो कोई भी ऐड, कोई प्रचार नहीं आएगा। हर एक विषय का चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिल जाएगा, और पवन सीरीज, राजन सीरीज के भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी पूरी की पूरी हर एक विषय की। तो अलग से आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से। तो अधिक से अधिक प्रशिक्षु ऐप को भी डाउनलोड करें। ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ऐसे चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को देखते रहेंगे, जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। तो ऐसे चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।